आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं मुश्तबा हुसैन साहब की कहानी। इसका नाम है स्विस बैंक में खाता हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। हजरात, में किसी मजबूरी और दबाव के बगैर अपने पूरे होशो हवास के साथ ये ऐलान करना चाहता हूं कि स्विट्जरलैंड में एक बैंक में मेरा अकाउंट मौजूद है। आप इस बात को नहीं मानते तो मत मानिए। मेरी बीवी भी पहले इस बात को नहीं मानती थी। अब न सिर्फ वो इस बात को मानती है बल्कि मुझे भी मानती है। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि जब सारे लोग अपने खातों को छुपा कर रखने की इतनी कोशिशें कर रहे हैं तो ऐसे में मुझे अपने खाते की मौजूदगी का ऐलान करने की जरूरत क्यों आ पड़ी। तो सुनिए, एक दिन मैं दफ्तर से थका मांदा अपने घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा, आप जो इतना थक जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप दफ्तर में काम करते होंगे। अरे मैंने कहा कि भाई कोई पूछने की बात है, आदमी काम करने से तो थकता है। और यही वजह है कि मैंने आज तक कभी किसी पॉलिटिशियन को या किसी मौलवी को थका हुआ नहीं पाया। वो बोली, आदमी मेहनत करता है तो फिर उसको इसका सिला भी मिलता है। आप जो इतनी मेहनत करते हैं आपको क्या मिलता है। अब जाहिर है कि इस मुश्किल सवाल का आसान जवाब देश के बड़े बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के पास भी नहीं है, तो मैं क्या खाक जवाब देता। सो मैं खामोश हो गया। मैंने सोचा कि 30 साल के रिश्ते में मैंने अपनी बीवी को रोज की खुशियां उसी रोज देने के सिवाय और क्या किया है। उसकी झोली में एक एक दिन और एक एक पल को जोड़कर जमा किया हुआ 30 सालों के अरसे पर फैला हुआ माजी तो है, लेकिन आने वाले कल का कोई ऐसा लम्हा नहीं है जिसे आम जबान में खुश आइंद मुस्तकबिल कहते हैं। मैंने सोचा आज उसे थोड़ी सी मुस्तकबिल भी दे देते हैं। लिहाजा मैंने कहा कि तुम क्या मेहनत और सिले के पीछे हैरान हो रही हो। आज मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि स्विट्जरलैंड के एक बैंक में मेरा अकाउंट मौजूद है। यह सुनते ही मेरी बीवी का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। बड़ी देर बाद जब वो बंद हुआ तो उसने अचानक घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करनी शुरू कर दी। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो। बोली, स्विट्जरलैंड के बैंक के खाते की बात यूं कोई खुल्लम खुल्ला करता है। अगर वहां तुम्हारा कोई खाता है तो तुम्हें इसका ऐलान करने की क्या जरूरत है। अगर मुझे इस खाते का सुराग लगाना हो तो मैं किसी खुफिया एजेंसी के जरिए इसका पता लगा सकती हूँ, या फिर एक दिन मुल्क के किसी अखबार में खुद ब खुद उसकी खबर छप जाएगी। मगर पहले ये बताओ, क्या सचमुच स्विट्जरलैंड के बैंक में तुम्हारा खाता मौजूद है। मैंने कहा, सच बताओ का मतलब, आज तक मैंने तुमसे कभी झूठ कहा भी है। बोली, सो तो है, लेकिन ये खाता तुमने खोला कब। मैंने कहा, 4 साल पहले जब मैं यूरोप गया था। मेरे इस जवाब ने मेरी बीवी को और भी हैरत में डाल दिया, क्योंकि उसे पता था कि जब मैं यूरोप के लिए रवाना हुआ था तो मेरी जेब में सिर्फ $20 थे। हालांकि सरकार ने मुझे इजाजत दी थी कि अगर मैं करेंसी एक्सचेंज करना चाहूं तो $500 तक खरीद सकता हूं। लेकिन ये दूसरी करेंसी खरीदने के लिए पहले मुझे हिंदुस्तानी करेंसी की तो जरूरत थी। बाहर की करेंसी तो मुझे मिल रही थी, लेकिन असल सवाल था हिंदुस्तानी करेंसी का। और ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी करेंसी को हासिल करना कितना मुश्किल काम है। इतने में मेरी बीवी दुनिया का नक्शा उठाकर लाई और बोली, जरा दिखाओ तो सही, ये स्विट्जरलैंड है कहां पर और इसमें हमारा अकाउंट कहां पर रखा हुआ है। मैंने दुनिया के नक्शे में उसे स्विट्जरलैंड को दिखाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन कमबख्त स्विट्जरलैंड इतना छोटा निकला कि उस पर जब जब उंगली रखता तो पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड गायब हो जाता। आखिरकार कलम की नोक से मैंने स्विट्जरलैंड पर एक पॉइंट रखा और वो बोली, ये तो इतना छोटा है कि इसमें एक बैंक की इमारत शायद ही समा सके। हमारे बैंक अकाउंट के समाने का नंबर तो बाद में आएगा। मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो। मुझे याद है कि मैं अपने दोस्त के साथ फ्रांस के रास्ते मोटर के जरिए स्विट्जरलैंड में दाखिल हुआ था। उस मुल्क का इतना जिक्र सुना था, सोचा कि जरा उस मुल्क के अंदर पहुंचकर उसका दीदार भी कर लेते हैं। मेरा दोस्त मोटर कार तेज चलाता है। थोड़ी देर बाद सड़क पर कुछ सिपाहियों ने हमें रोक लिया। पूछा कि हाँ भाई, कहाँ का इरादा है। अर्ज किया कि वो जरा स्विट्जरलैंड तक जाने का इरादा है। सिपाहियों ने कहा, किबला, आप जहां जाना चाहते हैं आप वहां से वापस जा रहे हैं। 4 व न 4 हमें फिर स्विट्जरलैंड में वापस होना पड़ा और मोटर की रफ्तार धीमी करनी पड़ी कि कहीं तेज रफ्तार में किसी और मुल्क में ना निकल जाएं। बीवी ने कहा, मगर तुम तो स्विट्जरलैंड सैर सपाटे के लिए गए थे।
वहां के कुदरती मंजर को देखने के लिए गए थे। ये अकाउंट खोलने वाला मामला क्यों हुआ? मैंने कहा, बेगम कान खोलकर सुन लो, ये पहाड़ और कुदरती मंजर सब बहाने बनाने की बात है। आज तक कोई स्विट्जरलैंड में सिर्फ पहाड़ देखने के लिए नहीं गया है। पहाड़ की आड़ में वो कुछ और करने जाता है। स्विट्जरलैंड के पहाड़ इसीलिए तो अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके दामन में स्विट्जरलैंड के वो मशहूर मारूफ बैंक हैं जिनमें अपना पैसा जमा कराओ तो पैसा जमा करने वाले की बीवी तक को मालूम नहीं होता कि उसमें उसके शौहर का पैसा जमा है। एक साहब कह रहे थे कि कुछ मामलों में तो खुद बैंक के मैनेजमेंट को भी नहीं पता होता कि उसके बैंक में किसका कितना पैसा जमा है। उन बैंकों को वहां से हटा लो तो स्विट्जरलैंड के कुदरती मंजर और उन पहाड़ों की सारी खूबसूरती धरी की धरी रह जाएगी। सच तो यह है कि जिसने पहलगाम और गुलमर्ग और पीर पंजाल में हिमालय के पहाड़ देखे हैं उसे स्विट्जरलैंड के पहाड़ क्या पसंद आएंगे। और रही बर्फ की बात, तो उसे तो हम हर रोज रेफ्रिजरेटर में देखते ही हैं। अब बताओ स्विट्जरलैंड में क्या रह जाता है? हाँ, किसी जमाने में यहाँ की घड़ियां बहुत मशहूर थीं। अब जापान ने उनकी ऐसी तैसी कर दी है। किसी ने सच कहा है कि घड़ी साजी के मामले में हर मुल्क का एक वक्त होता है। स्विट्जरलैंड की घड़ी अब तो टल चुकी है। अब उसके बैंकों में पैसा जमा करने वालों की घड़ी आई है। इसलिए याद रखो कि जो कोई स्विट्जरलैंड जाएगा वहां अपना पैसा जमा करा के आएगा। बीवी ने कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम स्विट्जरलैंड सिर्फ अपना खाता खुलवाने गए थे? मैंने कहा, और क्या, पहाड़ देखने थोड़ी गया था। बोली, जब खाता खुलवाना ही था तो हिंदुस्तान के किसी बैंक में रकम जमा करा देते। मैंने कहा कि क्या तुम नहीं जानती कि हमारे बैंकों की हालत क्या है? आए दिन तो डाके पड़ते रहते हैं। लोग बैंकों के खुलने का इतना इंतजार नहीं करते जितना कि डाकू उन बैंकों के बंद होने का इंतजार करता है। फिर स्विट्जरलैंड में बैंक का खाता खोलने का कुछ मजा ही और है। और यूं मैंने एक खुश आइंद मुस्तकबिल के कुछ लम्हे अपनी बीवी को सौंप दिए। इस बात को होते होते 3 महीने बीत गए। ना तो उसने मुझसे अकाउंट नंबर पूछा, ना अकाउंट का खुफिया नाम, और ना ही ये पूछा कि उस अकाउंट में कितनी रकम जमा है। ये जरूर है कि पिछले 3 महीनों से वो बहुत खुश है। उसकी जिंदगी में ऐसी खुशियां आ गई हैं जैसी खुशियां मैंने पिछले 30 सालों में नहीं देखी। हालांकि ये जरूर है कि इस एतराफ के बाद मैं अपने आप में एतमाद की कमी महसूस करने लगा हूं। हजरात, ये तो आप बखूबी जानते हैं कि बैंकों से मेरा कितना ताल्लुक हो सकता है। एक महफिल में एक मशहूर व मारूफ राइटर से एक मशहूर व मारूफ बैंकर का तारुफ कराया गया। तो बैंकर ने राइटर से कहा कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन मेरी ये बदकिस्मती है कि मैंने आज तक आपकी कोई किताब नहीं पढ़ी। इस पर राइटर ने कहा कि मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन मेरी ये बदकिस्मती है कि आज तक मैं किसी बैंक में दाखिल नहीं हुआ। मैं इतना बड़ा अदीब तो खैर नहीं हूं कि कभी किसी बैंक में कदम ही ना रख पाऊं। मैं बैंक जरूर जाता हूं और बैंक में मेरा खाता भी मौजूद है। मेरी तनख्वाह क्योंकि चेक से मिलती है, इसलिए बैंक में खाता खोलना जरूरी था। ये और बात है कि मेरा खाता मेरा और मेरी बीवी का ज्वाइंट अकाउंट है। इस ज्वाइंट अकाउंट की खासियत यह है कि इसमें रकम जमा करने की जिम्मेदारी तो मेरी होती है, मगर उसमें से रकम निकालने का खुशगवार फरीजा मेरी बीवी को अंजाम देना पड़ता है। अंदरूने मुल्क अपनी तो ये माली हालत है कि कोई आफत का मारा मुझसे 20-25 रुपए भी उधार मांग लेता है तो मैं उसका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। उसे रकम तो नहीं देता, लेकिन हाँ, शुक्रिया इस बात का अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल तो समझता है कि मुझसे 20 रुपए उधार मांग रहा है। इस सूरत हाल के बावजूद स्विट्जरलैंड के बैंक में मेरा खाता मौजूद है और इस मामले को आपके सामने रखने की वजह सिर्फ इतनी है कि पिछले 3 महीने से मैं अजीबो गरीब कैफियत से गुजर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पूरी राजदारी और ईमानदारी के साथ अपने खाते की इत्तला अपनी बीवी को दी थी। मुझे यकीन था कि वो खानदान के इस राज को अपने सीने में छुपाए रखेगी, मगर धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि इस राज की रोशनी मेरे घर के अतराफ धीरे धीरे फैलने लगी है। और इसका पता मुझे तब चला जब 1 महीने पहले मैं मोहल्ले की एक दुकान में मोजे खरीदने गया। मुझे मोजे की एक जोड़ी पसंद आई, लेकिन दुकानदार ने जो कीमत बताई वो हिंदुस्तान में मेरे मौजूदा बैंक बैलेंस की बिसात से बाहर थी। दुकानदार ने मुझे आंख मार कर कहा, साहब आप ये मोजे लीजिए, 20-25 रुपए के फर्क में ना जाइए और बाकी पैसे बाद में दीजिएगा जब स्विट्जरलैंड से आपका पैसा आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए तो मैं चौंक गया, लेकिन फिर सोचा कि इन दिनों क्योंकि स्विट्जरलैंड के बैंकों की बड़ी चर्चा हो रही है, इसलिए शायद दुकानदार ने मजाक में यह बात कही होगी। फिर मैंने महसूस किया कि मोहल्ले के वो लोग जो मुझसे मुंह छुपाते थे या मुझसे कतराते थे, न सिर्फ अपना मुंह दिखाने लगे हैं बल्कि जरूरत से ज्यादा सलाम भी करने लगे। पड़ोसियों के बारे में आप जानते हैं कि ये सिर्फ आपकी खुशियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और अगर आपकी जिंदगी में दुख ना हो तो उन्हें पैदा करने की कोशिश भी करते हैं। ये पड़ोसी अब मुझे अजीब व गरीब नजरों से देखते हैं। मेरे एक पड़ोसी कपड़े का कारोबार करते हैं, लेकिन कारोबार करने का ढंग कुछ ऐसा है जैसे सारे मुल्क को नंगा करके छोड़ेंगे।
पैसे की वो रेल पेल है कि न जाने इतना पैसा कहाँ रखते हैं। 20 साल से पड़ोसी हैं, लेकिन ताल्लुक अभी पिछले 2 महीने पहले ही कायम हुआ है। उनकी बीवी इन दोनों मेरी बीवी की सबसे अच्छी और चहेती सहेली बनी हुई है। 2-3 बार मुझे भी अपने घर बुला चुके हैं और जब भी बुलाते हैं तो मेरे साथ वो सलूक करते हैं साहब कि पूछिए मत। पिछले हफ्ते मेरी बीवी ने बताया कि मेरी पड़ोसी की बीवी उससे ये जानना चाहती है कि स्विट्जरलैंड के बैंक में खाता खोलने का तरीका क्या है। मैंने कहा कि उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा खाता स्विट्जरलैंड के बैंक में है। बीवी बोली, तुम भी कैसी बातें करते हो, उन्हें कैसे पता चल सकता है कि स्विट्जरलैंड के बैंक में तुम्हारा खाता है। अब क्योंकि तुम पढ़े लिखे आदमी हो इसलिए तुमसे खाता खोलने का तरीका जानना चाहते होंगे, और बताने में हर्ज क्या है, आखिर पड़ोसी हैं। मैंने कहा पड़ोसी तो 20 साल से हैं, लेकिन पड़ोसियों सा सलूक सिर्फ पिछले 2 महीने से क्यों हो रहा है। फिर भी मैंने खाता खोलने का तरीका उन्हें बता दिया। यहां तक तो खैर ठीक था। परसों एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। मैं सुबह ड्राइंग रूम में बैठा दाढ़ी बना रहा था कि एक भिखारी दिखने वाला शख्स मेरे घर पे आवाज लगाने लगा। दूसरे भिखारी ने, जो मेरे पड़ोसी के घर पर खड़ा था, मेरे घर के सामने खड़े हुए भिखारी से कहा, मियां उस घर पर आवाज लगाकर अपना वक्त क्यों खराब कर रहे हो, उसका तो सारा पैसा स्विट्जरलैंड में है, बेकार उन्हें भी तंग कर रहे हो। पानी अब मेरे सर से ऊंचा हो चुका था। मैंने फौरन अपनी बीवी को तलब किया और कहा, तुम्हें याद होगा कि 3 महीने पहले मैंने तुम्हें इस राज से वाकिफ कराया था कि स्विट्जरलैंड के बैंक में मेरा एक अकाउंट मौजूद है। बीवी ने कहा, याद रखने की बात करते हो? अरे मैं तो दिन के 24 घंटे इस बात को याद रखती हूँ, और तुम्हें अब अचानक उस अकाउंट की क्यों याद आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुमने पहले मुझे बताया था वो गलत था? मैंने कहा गलत नहीं था, मगर मेरा एतराफ अधूरा था। मैंने तुम्हें अपने खाते का नंबर, खाते का खुफिया नाम और खाते में जमा रकम के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। बीवी ने कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे खाते का नंबर 420 है, खाते का खुफिया नाम गोभी का फूल है, और उस खाते में स्विट्जरलैंड के सिर्फ 10 मार्क जमा है। मैंने हैरत से पूछा, ये सब तुम्हें किसने बताया? बोली, मैंने इस सिलसिले में खुफिया एजेंसी की सर्विसेज ली थी। फियर सेक्स नाम है उसका। स्विट्जरलैंड के खातों का सुराग इसी तरह लगाया जाता है। मैंने कहा, बात दरअसल ये थी कि स्विट्जरलैंड में जब देखने को कुछ भी नहीं मिला और वहां से वापस चलते वक्त मेरी जेब में 10 स्विस मार्क बच रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रकम को स्विट्जरलैंड के किसी बैंक में जमा करा दूं। हिंदुस्तान में यह सहूलत है कि किसी तारीखी मुकाम को देखने जाते हैं तो मुकाम पर अपना नाम भी लिख कर आ सकते हैं, ताकि न सिर्फ सनद रहे बल्कि अपनी निशानी भी मौजूद रहे। अब स्विट्जरलैंड में मुझे ये सहूलत भी मैसर नहीं थी, लिहाजा मैंने यादगार के तौर पर अपना अकाउंट खोल दिया। ये कोई जरूरी बात नहीं है और तुम्हें भी इससे अहमियत नहीं देनी चाहिए थी। अब तो मैं इस अकाउंट को बंद करने की सोच रहा हूं। बीवी ने कहा, खबरदार, जिस अकाउंट को तुमने बंद किया आज से उसे भी ज्वाइंट अकाउंट ही समझो, और इन दिनों समाज में इज्जत उसी की है जिसका स्विट्जरलैंड के बैंकों में अकाउंट हो। 4 साल पहले जब तुम स्विट्जरलैंड गए थे तो हिंदुस्तान में स्विट्जरलैंड का इतना क्रेज नहीं था। तुमने तो जज्बाती होकर गफलत में उस अकाउंट को खोला था। अब मुझे क्या पता था कि तुम्हारी गफलत से फायदा भी पहुंच सकता है। तुम यकीन करो, स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा किए हुए तुम्हारे 10 मार्क हिंदुस्तान में 10 करोड़ के बराबर हैं। देखते नहीं कि समाज में तुम्हारी कितनी इज्जत हो रही है, कितनी दावतें खा चुके हो, और दुकानदार उधार तक देने लगे। जो लोग बराबरी के साथ मिलते थे वो अब झुक झुक कर मिलने लगे। और तो और मोहल्ले के लेडीज क्लब की चेयरपर्सन के तौर पर आज मेरा मुकाबला इंतखाब होने वाला है। ये सब किसकी बदौलत है, जरा सोचो तो। मुल्क के सारे शुरफा अब अकाउंट अपने स्विट्जरलैंड के बैंकों में खोलने लगे और तुम अपना खाता बंद करने जा रहे हो। अरे खुदा का शुक्र अदा करो कि एक इत्तेफाकी गलती से तुम्हारा शुमार भी शोरफा में होने लगा है, वरना जिंदगी भर यूं ही जूतियां चटखाते फिरते रहते। और ये मेरी गुजारिश नहीं है, हुक्म है। मेरा हुक्म है कि यह अकाउंट अब कभी बंद नहीं होगा। ये कहकर मेरी बीवी लेडीज क्लब की चेयरपर्सन के चुनाव में हिस्सा लेने चली गई और मैं दुनिया के नक्शे में फिर से स्विट्जरलैंड को तलाश करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी जो भी राय हो हमें radio@aajtak.com पर मेल करके जरूर बताइएगा। और आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है, और वो ये है कि आप इस कहानी को जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, मान लीजिए आप स्पॉटिफाई पर या एप्पल पॉडकास्ट पर, जहां भी से सुन रहे हैं, तो वहां शो की रेटिंग जरूर दीजिए, और मुमकिन हो तो चंद लाइनें रिव्यू की भी लिख दीजिए। इससे स्टोरी बॉक्स और लोगों तक पहुंचेगा। उम्मीद है आप मदद करेंगे। तो इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है नितिन रावत ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।